So in today's lecture, we are going to start with the meaning of opportunity analysis. In the last lecture, we had completed about the objectives, what are business opportunities, and what is the promotion of venture we had studied about. So today, meaning of an opportunity, and further we'll start out with the factors, how the opportunity includes and all. So before taking to a decision to implement a new idea, कि हम एक न्यू आइडिया को इम्प्लीमेंट करने से पहले जो हमने डिसीजन लिया है, it is necessary to study the depth of their profitability and viability so that the venture may be successful. कि उस चीज़ की हमें डेप्थ तक स्टडी करनी चाहिए, डीप स्टडी करनी चाहिए कि हम उस स्टडीज पे बेसिस पे हमें पता लगना चाहिए कि हमारा बिजनेस जो सा वो प्रॉफिटेबिलिटी में आ रहा है और वायबिलिटी है उस चीज़ की उतनी एक्सटेंशन है कि वो सक्सेसफुल हो पाए और मार्केट में अपनी पकड़ बना पाए. सो देयर मे बी रीजनेबल रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट्स कि जो हम इन्वेस्टमेंट करें उस पर रीजनेबल रिटर्न हमारा मार्केट से वापस आ सके. सो सच स्टडीज आर कॉल्ड अपॉर्चुनिटी एनालिसिस. इस स्टडी को क्या बोला जाता है? अपॉर्चुनिटी एनालिसिस. एंड इट इज बीइंग डन इन द वेरियस वेज. वाइल सिलेक्टिंग अ प्रोजेक्ट, किसी भी प्रोजेक्ट को सिलेक्ट कर रहे हैं हम, तो एक प्रोस्पेक्टिव एंटरप्रेन्योर जो सा है वो उसे क्या क्या कंसीडर करके चलना चाहिए. इट हैज टू कंसीडर वेरियस एस्पेक्ट्स लाइक इनपुट, आउटपुट, सोशल कॉस्ट एंड बेनिफिट्स कि वो इनपुट्स कितने दे रहा है और उसका आउटपुट रिजल्ट कैसा आने वाला है. सोशल कॉस्ट यानी कि सोशली वो क्या इम्पैक्ट लाने वाला है मार्केट में और उसका क्या इम्पैक्ट मार्केट्स उस सोशली इम्पैक्ट से वो क्या चीज़ अर्न करने वाला है एंड उसके थ्रू उसके क्या बेनिफिट्स निकल करके आएंगे, व्हाट काइंड ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी विल बी देयर एंड सोशल इम्पैक्ट एज वेल. An entrepreneur is always on lookout for the potential profitable opportunities. Entrepreneur जो उनसे होता है वो हमेशा एक पोटेंशियल प्रॉफिटेबल अपॉर्चुनिटीज फाइंड आउट करता है कि किस व्हाट विल बी द बेटर वे और व्हाट इज द बेटर अपॉर्चुनिटी कि किस वे से वो प्रॉफिट निकाल पाए एंड एक्सप्लॉइट्स हिम, और उन चीज़ों को वो एक्सप्लोर करता रहता है इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ हिज एंटरप्राइज. यानी कि उसकी जो उसने जो बिजनेस सेटअप किया है उस वे में वो उस अपने इंटरेस्ट में वो उस अपॉर्चुनिटीज को एक्सप्लोर करता रहता है कि कहाँ से वो ज़्यादा मैक्सिमम प्रॉफिट निकाल पाएगा. So the various factors such as finance, non-finance incentives provided by the government, availability of markets, environmental factors, etc., are also considered by the prospective entrepreneurs in the process of opportunity analysis. यानी कि ये जो उनसे फैक्टर्स है रिलेटेड टू द फाइनेंस और रिलेटेड टू द नॉन फाइनेंस जो कि फंड्स और इंसेंटिव्स गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, किस किस तरह के मार्केट्स अवेलेबल है वो अपने बिजनेस करने के लिए, एनवायरमेंटल फैक्टर की क्या इम्पैक्ट लेके आएगा अगर वो ज़्यादा हानिकारक प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हैं, एनवायरमेंट पे फैक्टर्स एनवायरमेंट को इफेक्ट करने वाला है, या एनवायरमेंटली वो क्या चीज़ कॉज, सपोज करो पेपर बैग्स आ गए, पेपर बैग्स की जगह पॉलीथीन बैग्स की जगह पेपर बैग्स यूज़ हो रहे हैं, नॉर्मल चीज़ें जो एनवायरमेंटली के लिए अच्छे हैं. सो दैट इज़ हाउ व्हाट काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटी एनालिसिस आर देयर. इन बेसिस पे उससे भी डेप्थ स्टडी करनी पड़ती है so that in proper accurate manner he should find it out that whether the business he is going to settle it out, is it going to be a profitable or not. So that is the much more concern regarding that. So now further moving on, the factors or the sources are included in the opportunity analysis. कि ऐसे क्या फैक्टर्स हैं जो अपॉर्चुनिटी एनालिसिस के लिए क्या चीज़ें काम करने वाली जो इंक्लूड होती हैं अपॉर्चुनिटी एनालिसिस के अंदर. So first is market and demand analysis. Market and demand analysis, success of an entrepreneur of a business unit not depends upon the amount of production. वो amount of production जो हम production कर रहे हैं उस पर depend नहीं करती, but mainly the fact that what amount of goods it can be sold in the market. कि कितने products market में हम sold कर सकते हैं, that depends upon that. So therefore, market and demand analysis is considered origin of the opportunity analysis. यानी कि market और डिमांड क्या रहेगी मार्केट के अंदर, यही बेसिक ओरिजिन रहता है अपॉर्चुनिटी एनालिसिस के लिए. यानी कि बेसिक यही चीज़ हमें फाइंड आउट करनी पड़ती है कि उस प्रोडक्ट की मार्केट में कितनी डिमांड रहेगी, मार्केट में और कोई दे रहा है या नहीं दे रहा है,
we are the whole soul in charge in this particular market, is particular product के लिए. So that is a basic part of the opportunity analysis. Size of a business unit and the technology used in it depends to a great extent on its market size. यानी कि बिजनेस यूनिट कितना बड़ा है हमारा और क्या टेक्नोलॉजी हम यूज कर रहे हैं उस प्रोडक्शन के लिए, उस सर्विसेज के लिए, तो ये मार्केट साइज के ऊपर बहुत डिपेंड रहता है. बिकॉज अगर मार्केट बड़ी होगी देन वी आर एबल टू, अगर मार्केट ज़्यादा बड़ी होगी और हमारा यूनिट छोटा होगा बिजनेस यूनिट, देन इट इज़ गोइंग टू मेक इट अप. मार्केट से ज़्यादा बड़ी हमारी बिजनेस यूनिट होगी, इतना मार्केट नहीं हमारे प्रोडक्ट का, तो भी हम नुकसान. सो इट हैज़ टू बी डिपेंडेंट अपॉन ईच अदर कि मार्केट साइज पे वो सारी चीज़ डिपेंड करती है कि हमारा बिजनेस यूनिट कितना होना चाहिए और हम क्या टेक्नोलॉजी यूज़ करें. एंड द डिमांड्स ऑफ द कस्टमर, कस्टमर की डिमांड. Hence, it is very essential that demands estimates are properly made. यानी कि डिमांड जो सी है वो प्रॉपरली एस्टिमेटेड होनी चाहिए कि कितनी डिमांड्स मार्केट से आ रही है, उसी के अकॉर्डिंगली हमें अपनी प्रोडक्शन देखनी पड़ती है. सो डिमांड एस्टिमेट्स आर प्रॉपरली मेड एंड ऑल द रेलेवेंट फैक्टर्स that must come into the consideration like population, GDP growth, per capita consumption, competition with the substitution and imports, technical norms for the consumption in case of intermediate goods, and growth in the consuming industry. So all these are the factors which are to be considered or which are to be taken as the demand estimates as per these following factors. So if any one of these factors is not assessed correctly, it is most likely that estimate may not be correct. यानी कि अगर हम इन चीज़ों को अगर हम estimation में नहीं ले रहे हैं तो यानी कि हम कुछ गलत एस्टिमेट लगा सकते हैं अपने बिजनेस के लिए. सो फर्स्ट फैक्टर इज मार्केट एंड डिमांड एनालिसिस. नेक्स्ट इज resource analysis. Entrepreneur has to see whether adequate amount of resources such as land, raw material, machines, technology, financial resources, manpower, etc. are available or not. यानी कि जिस एरिया में वो सेटअप करने जा रहे हैं वहाँ पे जो से उन्हें रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट अपनी प्रोडक्शन के लिए, अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए, वो सारी चीज़ उनके पास अवेलेबल हो पाएंगी या नहीं हो पाएंगी. वहाँ पे उन्हें लैंड मिल पाएगी, रॉ मटेरियल वहाँ तक सप्लाई हो पाएगा, मशीन्स के लिए वहाँ पे सप्लाई हो पाएगी, मशीन से इजीली एडजस्ट हो पाएंगे उस लैंड में. टेक्नोलॉजी क्या यूज़ करने वाले हैं, वो टेक्नोलॉजी जो यूज़ करने वाले हैं वो इजीली इक्विप्ड हो सकती है वहाँ पे या नहीं हो सकती है. फाइनेंशियल सोर्सेज, इतने फाइनेंशियल सोर्सेज मेरे पास हैं, इतना पैसा है कि मैं यहाँ पे ज़मीन ले पाऊँ. मैन पावर यानी कि लोग वहाँ तक जॉब करने के लिए या प्रोडक्शन करने के लिए वहाँ पे इजीली मिल पाएंगे या नहीं मिल पाएंगे, इजीली कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, लेबर हमारे पास इजीली अवेलेबल ट्रैवल कर पाएगी या नहीं कर पाएगी. सो ऑल सच थिंग्स that is being purely dependent, and this is are the resource analysis which we have to find at the earlier stage. So if the adequate amount of these resources are not available, यानी कि ऊपर mentioned जितने भी resources अगर वो easily available नहीं है, then project will be assumed as come to an end. वो किसी न किसी वजह से come to an end यानी कि खत्म होने के कगार तक पहुंच जाएगा. So in the contrary, if the resources are available, then entrepreneur has to see the resources and methods of acquiring these resources कि किस तरह से इन resources को वो अपने साथ जोड़ पाए और business को grow कर सके. Next is technical analysis. Technical possibilities for established a project is analyzed इन द टेक्निकल एनालिसिस. यानी कि टेक्निकल पॉसिबिलिटीज कितनी भी हैं वो प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंगली उसकी टेक्निकलिटीज हम फाइंड कर आउट करते हैं. दैट इज बीइंग प्योरली डिपेंडेंट अपॉन द, यू कैन से द प्रोजेक्ट, कि जो भी टेक्निकलिटी हमें यूज करनी है वो प्रोजेक्ट के ऊपर डिपेंड करती है कि किस तरह का हम प्रोजेक्ट लगाने वाले हैं. इफ इट इज फाउंड दैट from the technical point of view project established is not feasible, then no question arises to consider other factors. यानी कि टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर प्रोजेक्ट हम जो एस्टेब्लिश कर रहे हैं उसके हिसाब से वो टेक्निकलिटी के हिसाब से फिजिबल नहीं है, तो देन देयर इज नो अदर रीजन कि हम अदर फैक्टर्स को भी आइडेंटिफाई करें.
So scientific and the industrial research have developed several few new processes and technologies which offer opportunities for commercial exploitation. But before applying to the new technology, it is necessary to get the opinion of experts related, study all related facts properly to access the effect of चेंजिंग, यानी भी किसी भी टेक्निकल टर्म या किसी भी टेक्नोलॉजी को अपने बिजनेस में एनरोल करने से पहले हमें उसके बारे में कंप्लीट एक्सपर्ट्स नॉलेज या उसकी डीप स्टडी हमें उनके फैक्ट्स के बारे में पढ़ लेनी चाहिए कि वो हमारे बिजनेस को किस तरह का इम्पैक्ट लेकर के आएगा, वेदर इट इज गोइंग टू बी द पॉसिबल इन द न्यू समथिंग न्यू प्रोसेस इज गोइंग टू जनरेटेड अप, तो वो उस प्रोसेस से हमारे बिजनेस को हाउ इट विल बी गोइंग टू बी beneficial. So that is the technical analysis. Next is business environment analysis. That environment analysis is necessary before establishment of the new enterprise. किसी भी new enterprise को establish करने से पहले हमें business environment analysis को find out कर लेना चाहिए. So an important aspect of the business environment affecting investment opportunities in the government policy framework. यानी कि this is one of the important aspects because environment आज की डेट में हमारा बहुत खराब हो चुका है, बहुत polluted हो चुका है. So for that particular purpose, government has made some kind of a new policies और new policies के accordingly क्या हमारा business उस framework में fit बैठता है या नहीं बैठता, we have to get it checked with that. So the main factors affecting the business environment are as follows. That is, we have to find out the industrial policy, license policy, industrial development and regulation act, price control policy, distribution system, incentives of industries in the backward region, incentives for the small scale units, incentives for export oriented units, regulation of the foreign exchange, assessment of profitability and position of existing industries, etc. So all these are the parts which are being required as per the government new policy. So whether it's going to be affected for our business environment or not. इंडस्ट्रियल पॉलिसी किस तरह से इंडस्ट्रियल पॉलिसी हमारी रहने वाली है, लाइसेंसिंग पॉलिसी हमने लाइसेंस अभी ले रखे हैं. So this is regarding the business environment analysis कि business किस तरह का खड़े होने वाला है, किस तरह का business environmentally impact देने वाला है, whether it is going to give the incentives to the backward region में system setup करने वाले हैं, industries वहाँ पे incentives देंगी या नहीं देंगी, small scale units में भी industries incentives दे, export oriented हो कि बाहर material supply हो सके, ऐसा ना हो कि वो उतनी zone में ही supply करे. So this is are all the parts for the business environment analysis. Next is financial analysis. Financial analysis is broad under which availability of finance resources and the profitability of the project is analyzed. यानी कि ब्रॉडर अंडर किस जोन में आती है, फाइनेंशियल रिसोर्सेज के अंदर आती है, और प्रॉफिट होगा या नहीं होगा इस प्रोजेक्ट से, वी आर बीइंग गोइंग टू एनालाइज दोज थिंग्स. सो various factors such as the cost of the project, cost of raw material, technical cost, marketing cost, operating cost, etc. all are considered in the financial analysis की हमारी प्रोजेक्ट की कॉस्ट क्या होने वाली है, रॉ मटेरियल जो हम परचेज करेंगे वो किस रेट पे हमें पड़ेगा, टेक्निकल कॉस्ट की टेक्निकलिटीज जो हम अपनी इंडस्ट्री में सेटअप करने वाले हैं उसकी क्या कॉस्ट हमें पड़ने वाली है, हम अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज की जो मार्केटिंग करेंगे उसकी कॉस्ट, इस बिजनेस को रन करने के लिए जो ऑपरेटिंग कॉस्ट चाहिए, वेदर इट्स द इलेक्ट्रिसिटी बिल or the generator part, or you can say the water, or you can say the other resources which are being required to run that particular organization. So all those things are the operating cost. So in sub cheezon pe bhi we find out to be considered as the financial analysis. So various general study of the following aspects are that are the same, that the cost of the project including cost of the land, building, machines, raw material, cash flow, etc. Sources and the requirements are fixed, and working capital की हमारे sources क्या रहने वाले, हमारे requirements क्या रहेंगी वो fix हो जानी चाहिए,
at the initial state and the working capital. Next is expected sales कितनी होने वाली है, terms of credit हम कितना क्रेडिट देंगे, किस कंडीशंस पे वो क्रेडिट मटेरियल देंगे, इनकम किस लेवल से हमारी मंथली कितनी एक्सपेक्टेड हमें मिनिमम पार्ट पे होनी चाहिए, प्रॉफिट कितना निकल कर के आएगा पर प्रोडक्ट्स एंड ऑल, इंटरेस्ट रेट हम कितना चार्ज करने वाले हैं अगर हम क्रेडिट्स पे मटेरियल दे रहे हैं, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की हमने जितनी इन्वेस्टमेंट करी उतना कितना रिटर्न आ जाना चाहिए, क्या मंथली सेल्स होनी चाहिए ऑन दैट बेसिस. नेक्स्ट इज असिस्टेंस एंड फाइनेंशियल कंसेशंस फॉर द गवर्नमेंट कि हमारे हम जोन से भी प्रिपेयर करके रखें, हम अपने डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करके रखें कि व्हेन द यू कैन से द what do we say that some kind of a inspection is there or some kind of a audit is there, so we need to have been in the financial concessions and all. ये सारी चीजें गवर्नमेंट के लिए, हमें गवर्नमेंट अगर दे रही है, हमें सब्सिडीज दे रही है, तो गवर्नमेंट के लिए भी हम सब्सिडीज प्रोवाइड करें, अपने गवर्नमेंट के लिए कंसेशंस प्रोवाइड करें, एक असिस्टेंस प्रोवाइड करें गवर्नमेंट के मटेरियल के लिए. So all such kind of when the audits are there, so these all documents should be prepared with that. Next is social profit analysis in the case of public enterprises, यानी कि अगर हम public enterprises बना रहे हैं, no profit no loss enterprise बना रहे हैं, तो socially हमारा profit analysis कितना है कि हमारी हमारी प्रोडक्ट से, हमारी सर्विसेज के सोसाइटी को कितनी हेल्प हुई है, सोसाइटी कितने प्रॉफिट में गई है. सो वी हैव टू फाइंड आउट दोस केसेस आल्सो. नेक्स्ट इज रिटर्न ऑन कैपिटल इन्वेस्टमेंट. अब हमारी कितनी रिटर्न्स आ चुकी हैं, कितनी आने वाली हैं, क्या एक्सपेक्टेड है कि कब तक हम अपनी जितनी इन्वेस्टमेंट हमने करी है वो हमारे पास आ चुकी होंगी, और किस इंटरेस्ट रेट से हमारे पास पैसा वापस आ रहा है, सेल्स हो रही है उसके अकॉर्डिंगली. दैट इज द रिटर्न ऑन कैपिटल इन्वेस्टमेंट. Point is risk analysis. Various types of risk are found in particular business. हर business में बहुत तरह के हमें risk find out होते हैं, in which they are the economic risk. सबसे पहला कि पैसे का risk है हमारा. Then is social risk कि हम socially इस चीज़ को benefit कर पाएंगे या socially harm तो नहीं कर पाएंगे, हमारा प्रोडक्ट socially कुछ violence तो नहीं create करवा पाएगा, या वो उतना effective है कि नहीं है. Next is environmental risk कि we are not sending out the polluted water, polluted air, or land is not going to get polluted. So all the environmental risks are there. नेक्स्ट इज टेक्निकल रिस्क की टेक्निकलिटी यूज ज़्यादा यूज करने की वजह से हो सकता है मार्केट में प्रोडक्ट हमारा लोगों को समझ ना आए, या टेक्निकलिटी कम हो तो वो उस लेवल पे नहीं उतर पा रहा. सो ऑल दोज रिस्क आर दीज आर गोइंग टू बी द मेन रिस्क इन द मेन एस्पेक्ट्स. सो विद द चेंज ऑफ द बिजनेस एनवायरनमेंट, अगर हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट चेंज होगा, उसका नेचर चेंज होगा, सो रिस्क विल ऑल्सो गेट चेंज. So the business environment, nature and the extents of the risk also get change. कि जैसे जैसे business का environment change होगा या nature change होगा, उस तरह के हमारे risk भी change होते चले जाएंगे. So an entrepreneur has to decide in the identification of opportunity analysis कि entrepreneur को जब वो opportunity analysis को identify कर रहा है, at that time what amount of risk is involved in availing the opportunity, उस टाइम पे ही कि किस तरह का रिस्क है, अगर मैं इस बिजनेस को सेटअप करता हूँ किस किस तरह के रिस्क हैं, तो उस तरह की चीज़ों को उससे पहले ही आइडेंटिफाई कर लेना चाहिए उसके साथ साथ. एंड अप टू द व्हाट एक्सटेंट रिस्क एक्सेप्टेंस विल प्रूव प्रॉफिटेबल टू हिम, और किस तरह का रिस्क उठाने से तब भी वो प्रॉफिट में रहेगा या नहीं रहेगा, ही हैज टू आइडेंटिफाई इन द अपॉर्चुनिटी एनालिसिस. Next is plant location or the layout situation. The main objective of plant location analysis is to find out the place where plant is to be established. यानी कि हम अपना business setup या हम अपना जहाँ पे setup सारा arrange करेंगे, physical structure arrange करने वाले हैं, वो हम किस location पे करेंगे. So on that basis we are going to be there as a source. The decision of the plant location depends upon the various factors. कि जहाँ पे हम plant लगाने वाले हैं उस पे बहुत बड़ा decision depend करता है, that on which basis what are the factors which are going to play a role कि हम उस जगह पे ये काम करें या ना करें. So first one is the availability of
रॉ मटेरियल कि वहाँ पे हमारे रॉ मटेरियल की उस एरिया में, उस लोकेलिटी में, उस लोकेशन पे हमें रॉ मटेरियल जो चाहिए वो अवेलेबल हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट इज लेबर। लेबर वहाँ पे अवेलेबल है या नहीं है नियर बाय, बिकॉज ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल करके लेबर नहीं पहुँच पाएगी। सो इट देयर हैज़ टू बी मिनिमम 3 से 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर के रेंज में लेबर आपके पास अवेलेबल होनी चाहिए, so that they can easily commute to your plant. नेक्स्ट इज पावर सप्लाई इज देयर और नॉट, कि वहाँ पे बिजली के पता लगा प्रबंध नहीं है या बिजली पावर एंड ऑल चीज़ें अवेलेबल नहीं है, तो आप उस चीज़ को वहाँ पे उस लोकेशन पे क्यों जाना चाहोगे। सो दैट इज़ द बेसिक नीड। नेक्स्ट इज ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़, कि ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ हों। अगर कोई सपोज करो डेलीगेट्स आ रहे हैं, कोई बाहर से कुछ लोग आना चाह रहे हैं, कुछ इंटरव्यूज हम कंडक्ट कर रहे हैं, तो ट्रांसपोर्टेशन, जनरल पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन शुड बी अवेलेबल टू दैट पर्टिकुलर प्लेस। सपोज करो आप ग्रेटर नोएडा आना चाह रहे हो, इनिशियली अगर हम देखें तो वहाँ पे कोई अवेलेबिलिटी नहीं, बट लेटर ऑन एज द डेवलपमेंट ग्रोथ तो वहाँ पे भी पब्लिक अवेलेबिलिटी होनी शुरू हो गई, मेट्रोज चल रही हैं, नाउ द buses was earlier started. So this is how the transportation facility should be there, so that it should be easy to communicate. Otherwise वहाँ पे जमीन लेने का फायदा क्या है किसी को। It is going to be a lost part कि वहाँ पे लोग अगर पहुँच ही नहीं पाएंगे तो वो किस काम की रहेगी। No factor is going to work for that. Next is communication and the bank facilities, यानी कि कम्युनिकेशन यानी कि नेटवर्क एरिया वहाँ पर हो, टेलीफोन से कम्युनिकेट कर सकें, पोस्ट ऑफिस हो, अगर हमें लेटर ड्राफ्ट लेटर पोस्ट करवाने हैं, या courier facilities and all such kind of a communication facilities should be there. बैंक फैसिलिटीज शुड बी देयर कि हम अपना पैसा वहीं पे साथ के साथ सेव कर सकें एंड ऑल। अगर हमें सैलरीज भी किसी की देनी है सो वी कैन यूज द बैंक्स आल्सो, और हमें नियर बाय बैंक होगा तो दैट इट विल बी इजी टू टेक द ऑल फैसिलिटीज फ्रॉम दैट पर्टिकुलर ब्रांच। इफ द ब्रांच इज बीइंग far away from that particular plant way, so it's very difficult because banks are to be used up by the big organization on the daily basis. नेक्स्ट इज सोशल इम्यूनिटीज। सोशली हमारे पास जो सर्विसेज होनी चाहिए, जो इनसे द एडवांटेजेस होने चाहिए, क्या वो वहाँ पे सारी चीज़ें अवेलेबल हैं या नहीं है। नेक्स्ट इज सर्विस फैसिलिटीज, किसी भी तरह की, सपोज करो आप ऑर्डर कर देते हो ऑनलाइन फूड सर्विसेज, तो आपके पास वहाँ डिलीवर होता है। सो सच काइंड ऑफ थिंग सर्विसेज शुड बी देयर। नेक्स्ट नियर बाय मार्केट एक्सेट्रा, मार्केट भी नियर बाय हो, सो दैट इफ यू नीड सम काइंड ऑफ अ लोकल परचेज इट शुड बी अवेलेबल टू यू। So the government also allows certain incentives and the concession for the industries development in the backward areas, यानी कि गवर्नमेंट भी हमें सब्सिडीज देती है अगर हम थोड़े से बैकवर्ड एरिया में अगर अपनी इंडस्ट्रीज को सेटअप करें, सच एज कंसेशन इन टैक्सेस, facilities in training, light and land at the cheaper rates, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई जो है और लैंड है वो चीपर रेट्स पे अवेलेबल करवाती है, फाइनेंशियल सब्सिडीज देती है आपको सेटअप करने के लिए। नेक्स्ट फैसिलिटीज़ फॉर इम्पोर्ट ऑफ द रॉ मटेरियल, अगर आप कहीं से इम्पोर्ट करो तो उसमें वो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती है। सो बीइंग एन एंटरप्रेन्योर यू शुड टेक इनटू द कंसिडरेशन ऑल दीज फैक्टर। बीइंग एन एंटरप्रेन्योर हमें इन सब चीज़ों को ध्यान देना चाहिए कि वो क्या चीज़ें हैं और कहाँ पे हमें उन चीज़ों को लेकर के कंसिडर करके अपनी प्लांट लोकेशन फाइनलाइज करनी चाहिए, कहाँ पे हमें सेटअप करना चाहिए। सो ऑल फैक्टर्स आर टू बी कंसिडर्ड व्हाइल डिसाइडिंग द प्लांट लोकेशन। प्लांट लोकेशन डिसाइड करने से पहले हमें वो सारी चीज़ें कंसिडर करनी चाहिए। So being an entrepreneur, you should also prepare the best layout that he can produce maximum production at the lower cost. तो उसे वो सारी चीज़ें भी कैलकुलेट करनी चाहिए क्योंकि वो इन्वेस्टमेंट इतने बड़े अमाउंट की करने वाला है। So that investment has to be done. If some kind of a subsidy rates are there, government gives the concession, we have to take such kind of an opportunity. और इसे कैलकुलेट करना चाहिए कि अगर मैं ये कम इन्वेस्टमेंट करता हूँ और अगर ज़्यादा कहीं इन द सिटी में ये चीज़ें देखता हूँ, सो व्हाट काइंड ऑफ अ मैक्सिमम प्रोडक्शन, की किस तरह से मैं मैक्सिमम प्रोडक्शन कर पाऊँ और किस तरह से मैक्सिमम प्रॉफिट जनरेट कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। सो ऑल दोज फैक्टर्स हैज टू बी कंसीडर्ड फॉर द प्लांट लोकेशन एंड द लेआउट सिचुएशन। नेक्स्ट इज इवेल्युएशन एनालिसिस। अब सब चीज़ें इवेल्युएट करनी है, दैट हाउ दिस इज गोइंग टू बी द लास्ट स्टेज, कि हम किस तरह से सारी जो भी हमने अपॉर्चुनिटीज फाइंड आउट करी है, जो भी हमने लगा है कि ये सारी चीज़ें हमें पहले डीप स्टडी हो जानी चाहिए, उनको जस्ट एक बार गो थ्रू करना और एनालाइज करना, स्टडी करना एंड देन एनालाइजिंग ऑल दोज थिंग्स। So this it is the last stage of opportunity analysis. This is going to be the last stage,
and the following things are to be included in that. The first one is evaluation of various aspects of project, यानी कि जितने भी हमने उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड हमारे जितने भी वेरियस एस्पेक्ट्स हैं कि ये प्रोजेक्ट कैसा है, कैसा नहीं होगा, मार्केट में ग्रोथ पकड़ेगा नहीं पकड़ेगा, मार्केट अडेप्ट कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, मार्केट की रीच के अंदर है या नहीं, सो ऑल दोज रिलेटेड टू द प्रोजेक्ट वी हैव टू इवेलुएट द। नेक्स्ट इज रिलेटेड टू द इकोनॉमिक प्रॉफिटेबिलिटी, कि हम कितना पैसा लगाने वाले हैं, कितने में हमारा प्रोडक्ट रेडी हो जाएगा, कितने में हम मार्केट में सेल करेंगे, क्या इस प्रोडक्ट को इतने में सेल करके हम प्रॉफिट्स अर्न कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, या कब तक हमारा यूनिट जो सी प्रॉफिट में पहुंच पाएगी, सो ऑल दोज थिंग्स हैज टू बी इवैल्यूएटेड। नेक्स्ट इज ऑन द बेसिस ऑफ सोशल प्रॉफिटेबिलिटी, की सोशल प्रॉफिटेबिलिटी में that our product is going to be used by the number of people, is it going to give some kind of impact on the society, कि लोगों का कुछ काम आसान हो जाएगा या लोगों को हम एम्प्लॉयमेंट में हेल्प कर पाएंगे, मार्केट में हमारा प्रोडक्ट सेल होगा तो सोशली हम एम्पावरमेंट कर पा रहे हैं लोगों को, हम और यूनिट सेटअप करेंगे और लोगों को हायर करेंगे, सो सोशल प्रॉफिटेबिलिटी इज देयर और नॉट। नेक्स्ट इज एवेल्युएशन ऑफ द कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट, कि अब पूरा प्रोजेक्ट सेटअप करने में उनकी कितनी कॉस्ट लग जाएगी, कितने की ज़मीन मिलेगी, क्या प्राइसेस से हमें लाइट मिलेगी, लैंड के लाइसेंस मिलेंगे, बिजनेस के लाइसेंस लेने हैं, सो ऑल सच थिंग्स वी हैव टू इवैल्यूएट द कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट। नेक्स्ट इज इवेल्युएशन ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ एसेंशियल रिसोर्सेज, अब जितने भी एसेंशियल रिसोर्सेज हमें चाहिए, वेदर इट्स द पावर सप्लाई, whether it's a transportation service, whether it's a communication service, so जितने भी essential resources, raw material हमें मिल पाएगा, labor हमें मिल पाएगी, so जितने भी essential services है, जितने भी basic needs हैं उस organization को run करने के लिए, उनकी availability वहाँ पर है या नहीं है, उस चीज़ की चेकआउट एक फाइनल गो थ्रू। नेक्स्ट इज द एग्जिस्टिंग कंपटीशन, इवैल्यूएशन किसकी करनी है, एग्जिस्टिंग कंपटीशन का करना है, कि जितने भी हमारे अभी तक मार्केट में जो हम प्रोडक्ट निकालने वाले हैं, मार्केट में कितने हमारे कॉम्पिटिटर्स हैं, वो किस रेट पे प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, कहाँ कहाँ वो सेल कर रहे हैं और कहाँ से वो ग्रोथ पकड़ रहे हैं, और क्या क्या स्ट्रैटेजीज वो अपना रहे हैं, क्या क्या वो मार्केटिंग पे लेकर के आ रहे हैं, सो ऑल दोज थिंग्स वी हैव टू स्टडी अबाउट दैट। नेक्स्ट इज इवैल्यूएशन ऑफ कंपटीशन इन द ग्लोबल मार्केट, अब ग्लोबली मार्केट में इंटरनेशनल लेवल पे और कौन कॉम्पिटिटर्स हैं, सो हम प्रोडक्ट अगर लॉन्च करें तो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का लॉन्च करें, इंटरनेशनल मार्केट स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग, सो दैट कि हम अपनी रीच अपने एरिया में नहीं, इंटरनेशनली हम अपनी रीच को बना पाए, अपना प्रोडक्ट इंटरनेशनल लेवल पर लेके जा सकें। नेक्स्ट इज इवेल्युएशन ऑफ इफेक्ट्स ऑफ देयर एक्सटर्नल फैक्टर्स, यानी कि अब जितने भी एक्सटर्नल फैक्टर्स होने वाले हैं, दैट विल स्टडी अबाउट in the later in this particular section in the next lecture, that what are the external environment factors which are going to have an impact on the business, so that point is related to that, so I'll explain that this point particularly in the next lecture.